चूंकि अब आपने संसद का जिक्र कर दिया है, क्या कारण है कि अमित शाह को तो लोग लौह पुरुष कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो वोकेबुलरी, जो शब्दावली गढ़ने की एक अद्भुत क्षमता है। सरदार पटेल लौह पुरुष, उनके बाद लाल के सडवानी लौह पुरुष, अमित शाह लौह पुरुष। अरे अगर लौह पुरुष हैं, आधुनिक चाणक्य हैं, तो संसद में क्यों नहीं आ रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? इतना बड़ा हादसा देश में हो गया, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जानकारी मेरी कि अमित शाह जी संसद में तो पहुंचते हैं, लेकिन सदन में बयान देने की के लिए वो नहीं आते। ये लुका छिपी क्यों, गायब क्यों? देखिए, इसको अगर बहुत ईमानदारी से इसकी व्याख्या अगर की जाए या समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है इसके भी कारण न तो लौह पुरुष में है, न लौह पुरुष के नेतृत्व में है। नेतृत्व मतलब उनके बड़े नेता यानी मोदी जी में है। ये दरअसल समूचे आरएसएस बीजेपी जनसंघ में है, जो पूरी ये धारा है। ये पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी में यकीन नहीं करती। जवाबदेही की जो एक पॉलिटिक्स है, जो लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी है, पार्लियामेंट के प्रति जो जवाबदेही है, उसमें यकीन ही नहीं करती है। और यही कारण है कि कई मौकों पर आपने देखा होगा, चाहे कोई विधेयक का मसला हो, चाहे कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का मसला हो, कभी भी उसको डिस्कस नहीं किया जाता है। अनेक मौकों पर डिस्कशन के बगैर बड़े बड़े कानूनों को इस देश में पास कर दिया गया, ऐसे कानून जो भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ थे। ये भी हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, देश में जब कभी इस तरह के बड़े हादसे होते थे, इस तरह की बड़ी घटनाएं होती थी जो हमने जंतर मंतर में देखा, बल्कि इससे तो सामान्य घटनाएं होती थी, इससे भी बहुत इस इतनी बड़ी नहीं, तब भी भारत की संसद में गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को या जो भी जवाबदेह मंत्री है उसको बयान देना पड़ता था। अनेक मौकों पर हमने देखा है कि विपक्ष के शोर शराबे किए बगैर मंत्री जो है आकर के सदन में बयान दिया और फिर डिस्कशन हुआ। यह भी हमने देखा है। लेकिन ये पहला इस तरह का मौका नहीं है। जब से ये मौजूदा सरकार है, चाहे जामिया का मामला हो, जेएनयू का मामला हो, अनेक यूनिवर्सिटीज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला कोई हो, या दूसरे और कोई इश्यूज हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, मिडिल क्लास का हो, किसी का मामला हो, हमेशा ये सरकार बयान देने से भागती रही है। और कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने से तो और ज्यादा भागती रही। न जाने क्या उसका उससे घट जाएगा, कौन उसकी छवि खराब हो जाएगी। किसी भी तरह के प्रस्ताव पर वो डिस्कशन को तैयार नहीं होती रही है। और जितने डिस्कशन कराए भी, वो तब कराए गए जब सत्ता पक्ष को लगा कि अब हमें कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दरअसल इस पूरी जो राजनीति है आरएसएस बीजेपी की, उसके अंदर ये इनहेरेंट है कि वो ट्रांसपेरेंसी में, जवाबदेही में, संसद की जवाबदेही में खास तौर पे वो बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो नेता है वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं मानते, उनका भी यही ठीक है, वो भी डेमोक्रेटिक ढंग से चुनकर आए हैं। आप इलेक्शन से चुनकर आए हैं, इसका मतलब नहीं हो सकता कि आप डेमोक्रेटिक हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इसके साक्षात उदाहरण है। ठीक वही स्थिति हमारे देश में हो गई है। आप दूसरी तरफ देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहां पर ब्रिटेन में जितने भी नेता हैं वो रियली हाउस के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि एक पुरानी ट्रेडिशन है उनकी। आप उनको पसंद करें ना पसंद करें, वहां तो राजा रानी है भाई, वहां तो राजा और रानी रहे। अभी तक क्वीन एलिजाबेथ थी, अभी उनके सुपुत्र हैं, राजा भी है, वो संस्था भी चल रही है। लेकिन साथ में डेमोक्रेसी का जो कमिटमेंट है, जवाबदेही है, वो कमाल की है। दुनिया के और भी देशों में आप देख लीजिए, डेनमार्क में भी राजा रानी है, लेकिन क्या गजब की ट्रांसपेरेंसी है, क्या जवाबदेही है संसद के प्रति। लेकिन अपने मुल्क में हमारे नेता आते हैं, चुनाव जीतकर साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं, सीढ़ियों पर लेट जाते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन पार्लियामेंट को नजरअंदाज करने का जो रिकॉर्ड उनका है वो तो मतलब इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि लड़कों पर इतना जुल्म हुआ, और वाकई हुआ। कोई भी जिसके पास थोड़ी भी आंख है, थोड़ा भी नजर है, थोड़ा भी विवेक है, थोड़ी भी ईमानदारी है, तो वो मानेगा कि बहुत जुल्म हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूं एबीवीपी के भी लड़के होते और इस तरह का जुल्म होता तो हमारे जैसे लोग निंदा करते सरकार की, चाहे सरकार बीजेपी की होती या कांग्रेस की होती, निश्चित रूप से हम निंदा करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा सरकार ने तवज्जो नहीं दी कि इस पर हम बयान दें। भाई, पहले दिन नहीं दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, 20 जुलाई के बाद आप देख लीजिए कितने दिन बीत गए। आज हम 5 अगस्त को बात कर रहे हैं और आपने ये समझा ही नहीं वाजिब कि इस पर हम बयान दें और उस पर चर्चा हो, जवाबदेही तय हो। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई से भागना है, जवाबदेही से भागना है,
और लोकतांत्रिक पारदर्शिता से भागना है। यही एक केवल एक व्यक्ति का ये दोष नहीं है, ये पूरी पॉलिटिक्स इस तरह की है और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बट उर्मिलेश जी, आपने बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या ये माना जाए कि सरकार फंस गई है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, दो तरीके की बातें हो रही है। एक तरफ मोहन भागवत है जो जेनजी से जो है वो आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 अगले कुछ दिनों में वो जेनजी से 2000 जेनजी से इंटरेक्शन करेंगे, उनको संबोधित करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आरएसएस के तीसरे नंबर के नेता अतुल्यमय जो कह रहे हैं तो इंटरनेशनल है। और केरल के एक आरएसएस के आइडियोलॉग हैं टीजी मोहन दास, जिन्होंने तो ये कहा कि 4 किलोमीटर के एरिया में मैं होता तो मैं तो 3 बार वार्निंग देता, उसके बाद गोली चलवा देता, लोग मरते। और ये औरतें जो आई थी, ये तो मतलब मैं कही नहीं सकता क्या कह रहे हो, मास रेप की बात कर रहे थे वहां पे। और जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो वो गटर कह रहे हैं। उनके एक दूसरे पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूड़ी जो कह रहे हैं तो पंचर लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ सिंपैथेटिक होने की बात कर रहे हैं। संसद के अंदर जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है। क्या संघ परिवार के अंदर या बीजेपी के अंदर कोई कंफ्यूजन आप देख रहे हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से सदन में आके बयान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि आरएसएस, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, आरएसएस पर आपकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, आपने किताबें लिखी हैं। आरएसएस का एक पुराना इतिहास है कि ये 100 मुंहों से एक साथ बोलता है। अनेक इसके मुंह हो जाते हैं बोलने के लिए। कभी एक नेता कुछ बोलता है, उसी विषय पर दूसरा नेता कुछ बोलता है, तीसरा नेता कुछ बोलता है। तो ये कंफ्यूजन जो आपको समझ में आ रहा है, दरअसल ये कंफ्यूजन पूरा नियोजित है कि अलग अलग सेगमेंट्स को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग ढंग से हम संबोधित करें, लेकिन हम करेंगे वही जो हम चाहते हैं और वो कोऑर्डिनेट करके करेंगे। यानी बीजेपी ऐसा नहीं है कि आरएसएस जो चाहता है उसके बिल्कुल उलट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि बीजेपी कुछ ऐसा काम कर दे जो आरएसएस से इंडोर्समेंट डायरेक्ट न रहा हो, लेकिन वो फिर एक मिल करके सारा कुछ करते हैं। इसलिए आप कभी भी देखेंगे कि बड़े जो फैसले होते हैं उसमें आरएसएस कभी बीजेपी की आलोचना नहीं करता है। आमतौर पे कभी कभी कोई बात आलोचना कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस में मोहन भागवत जी जो कहते हैं, कई बार आरएसएस का वो विचार नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा जी, जब अयोध्या के मंदिर का मामला है, उन्होंने कहा अब कोई किसी मंदिर का विवाद नहीं उठाया जाएगा, बस खत्म हो गया अब यहां से। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद, घंटे तो नहीं लेकिन कुछ ही दिन बाद, शायद 3 या 4 दिन बाद, मथुरा वृंदावन का मामला उठा दिया गया और उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उठाया। तो ये कैसे हो सकता है कि चीफ जो है पूरे के पूरे संघ परिवार का, वो बोल रहा है कि अब अयोध्या का मामला सेटल हो गया, अब कहीं मंदिर का इशू नहीं उठाया जाएगा। और किसी नेता ने भी कहा था, लेकिन फौरन उठ गया। और आज भी आप देख लीजिए, देश के अनेक मसलों पर इसी तरह से किया जाता है। तो ये आरएसएस की स्टाइल है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो क्या बोलेंगे, क्या कैसे बोलेंगे। कांग्रेस की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। कांग्रेस में जो पोजीशन कांग्रेस लेती रही, क्योंकि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से उसके संघर्ष जो थे वो सबको रिप्रेजेंट करती थी, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती थी। इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, कभी कोई इस तरह की शिरकत नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है। जो विचार है वो भारत को पीछे ले जाने का विचार है कि हम अपने अतीत में ले जाएंगे, जो हम वर्तमान है, जो हमारा फ्यूचर है, हमें उधर नहीं देखना है। वर्तमान जो है बहुत खराब है इनके हिसाब से, और जो फ्यूचर है उधर देखना ही नहीं है। हमें भारत को उस तरफ ले जाना है जहां से भारत बहुत सदियों के बाद आगे आया है। तो अब अतीत जीवी आप हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो चोल वंश की तरफ जाएंगे, हम तो सेंगोल राज की तरफ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास कोई बहुत बड़ा विचार दर्शन नहीं है। जो विचार दर्शन उस जमाने के राजाओं महाराजाओं का था, शायद उसी के आसपास आप मंडरा रहे हैं, और आपको लगता है कि इस देश की जो अवाम है वो अवाम नहीं है, वो आपको चुनती नहीं है, ये तो हम हैं जो इसको चुनते हैं। तो इसीलिए देख रहे हैं कि आप जनता को प्रजा मान लिया गया है और एसआईआर के जरिए आप देख रहे हैं क्या क्या हालात हो रहे हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। और दरअसल अगर बीजेपी ने एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली होती डेमोक्रेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आरएसएस से, तो बहुत सारे लोगों को कहने का यह मौका मिला होता कि देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मौजूदा सरकार, जो बहुत ताकतवर सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार, इसने आरएसएस को एक तरह से पीछे छोड़ दिया और बहुत सारे मसलों पर कहा गया
कि लगता है आरएसएस बीजेपी में कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन मैं उस समय भी कभी नहीं मानता था कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि डिस्टेंस जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी कोई अलग भूमिका लेकर नहीं सामने आते हैं। और वो दिखाई दे रहा है हर मुद्दे पर। इस समय मोहन भागवत का मुंबई में ये सम्मेलन करना जेएनजी पर, जेएनजी से उनको क्या मतलब, जेएनजी से क्या मतलब, वो तो ऑलरेडी 3 से लेकर 5 साल के लड़कों को भी आरएसएस में की शाखा में ले जाते हैं। पहले नहीं होता था, अब तो 3 से लेकर 5 साल के लड़कों को ले जाते हैं। तो ये 1997 से लेकर के 2012 के बीच के लड़कों और युवाओं की बात छोड़िए, वो तो इससे भी कम उम्र के लड़कों को ले जाते हैं। तो आपने क्या सिखाया उनको? आपने उनको जो जेएनजी आपने जंतर मंतर पर देखा, और जिस आपके बहुत सारे लोग देशद्रोही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मक्कार कह रहे हैं, बहुत सारे लोग खतरनाक कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, इनको समझाने बुझाने की जरूरत है, इनको भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ने की जरूरत है। तो अब सवाल उठता यह है कि आपके यहाँ तो बाल स्वयंसेवक हैं, आप उनको कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? क्या वही शिक्षा दे रहे हैं कि बहुत सारे जो गरीब घर के लड़के हैं वो इस समय कावड़ लेकर निकल पड़े हैं सड़कों पर, और जिस तरह का वो बिहेवियर उनका है, जिस तरह का उनका आचरण है, उसमें न तो धर्म है, न तो संस्कृति है, और न तो सनातनपन है। वो क्या है वो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन आदेश है पुलिस को कि उनकी रखवाली करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनकी अर्चना करनी है, उनको जो भी चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध करना है। और पुलिस को अगर वो पीटते हैं, उसकी गाड़ी पर अटैक करते हैं, तो वो भी बर्दाश्त कीजिए कि ये धर्मराज है, ये धर्मराज है। तो ये हालात जब पैदा कर दिए गए हैं, तो आप सोचिए कि ये कितना ढकोसला है कि आरएसएस के चीफ कह रहे हैं कि हम जेएनजी से संवाद करेंगे। कौन जेएनजी आपके यहाँ जाएगा? आपका कोई समर्थक जाएगा तो आप उससे डायलॉग कर लेंगे, खत्म बात। लेकिन आपको अगर डायलॉग करना है तो क्यों नहीं जंतर मंतर के लोगों को ही आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और हम आपसे डिस्कस करते हैं। आप यहीं पर बुला लीजिए झंडे वारान में। हो सकता है कि कुछ लोग न जाएं, कुछ लोग जाएं, लेकिन डायलॉग होना चाहिए। मैं तो डायलॉग के पक्ष में हूं। अगर सवाल उठाते हैं जेएनजी आज के आरएसएस से कि आप इस देश के सबसे बड़े संगठन हैं और ये सरकार आप ही की सरकार है, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप किस तरह के युवाओं को पसंद करते हैं? आपकी राजनीति क्या है कि युवा को क्या चाहिए? 94,000 स्कूल बंद किए गए हैं सरकारी हाल के वर्षों में। 94,000 हर दिन 25 से लेकर 30 स्कूल बंद हो रहे हैं। 25 से 30 सरकारी स्कूल हैं। इसका मतलब है कि इस देश के दलित, आदिवासी, ओबीसी, पसमादा, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो शहरों में भी झोपड़पट्टी में रहते हैं या गरीब बस्तियों में रहते हैं, उनके बच्चों को आप शिक्षा से वंचित करने का पूरा एक अनजाना और बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड अभियान चला रहे हैं, ताकि वो लोग आपके नौकर की तरह रहें। वो लोग कभी बाद में एक ये भी बिला सकता है कि जो नहीं पढ़े लोग हैं उनको वोटिंग अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको मैं यकीन दिलाऊं कि ये कभी भविष्य में अगर इसी तरह की सरकारें अपने देश में रहीं तो ऐसा विधेयक भी आ सकता है कि जो इंटरमीडिएट पास नहीं है या हाई स्कूल पास नहीं है उसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आज से कुछ साल पहले जब एनडीए की सरकार थी, एनडीए 1 की सरकार, तो देश के एक बहुत बड़े नेता के साथ मैं ट्रेवल कर रहा था और उनके मुंह से अपने सहयोगियों के बीच निकल गया था कि हम लोग अगर आजादी के बाद सरकार में आए होते तो हम लोग सबके लिए मतदान की व्यवस्था नहीं करते, हम लोग सुशिक्षित लोगों को करते, बड़े एजुकेटेड लोगों को करते, तो सरकारें अच्छी आती, और सरकारें अच्छी आती तो अच्छा प्रशासन होता, देश खुशहाल होता। ये बात मैं सुन के दंग रह गया। और चूंकि हम लोग एक बड़ी गाड़ी में बैठे थे जो बस नुमा थी और बहुत ही हाई क्वालिटी की, तो उसमें हम ये सवाल जवाब भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बात कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे ये बात। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी के जो टॉप लीडर्स थे, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले के नेता, उनके दिमाग में ये था कि ये सभी को मतदान का अधिकार देना। भारत में, दुनिया में कहीं नहीं मिला था जो भारत में मिला। भारत में एक बारगी औरतों को मिल गया, सबको मिल गया। ये बहुत बड़ी घटना थी और ये महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल सबकी एक कलेक्टिव विजडम थी जो भारत में ये लागू हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसलिए मुझे लगता है कि आरएसएस बीजेपी को लगा कि ये गलत हुआ था। अब उसको कोर्स करेक्शन अगर उनकी चली और उनको जनता इसी तरह बहुमत देती रही एसआईआर के जरिए, तो वो ये भी ला सकते हैं कभी ना कभी देश में कि भाई कुछ ही लोगों को अधिकार मिले।
यहाँ पे क्या ये इवेंट एक टर्निंग पॉइंट भारत की राजनीति में आप इसको देखते हैं क्या? क्योंकि जो 12 साल से एक भय का माहौल बना हुआ था, लोग बोलते नहीं थे, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग नहीं बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि घर के लोग ही उनके ऊपर टूट पड़ते थे। क्या बच्चों ने जो ये आंदोलन किया, छात्रों ने जो आंदोलन किया, उसकी वजह से भारत की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाले समय में आप देख रहे हैं? देखिए, इस मामले में ये जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर का, जैन जी का, वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम भी शुरू में समझ नहीं पाए थे, हम अपनी आत्मालोचना भी करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है भारत की पॉलिटी पर, अब हमारे समाज की सामाजिक राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं देश के, अपोजिशन के बहुत सारे, Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.